हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। और हमारी जो भूगोल की जो हमारी यात्रा चल रही है उसमें मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, सुबह वीडियोस लेके आता हूं। और आज जो मानव भूगोल की किताब है उसका अंतिम पाठ हम पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और इसके वन लाइनर क्वेश्चंस। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार का मतलब होता है कि वस्तु या फिर सेवा का स्वैच्छिक आदान प्रदान, स्वैच्छिक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के स्वैच्छिक आदान प्रदान क्या होता है, व्यापार कहलाता है। इसमें एक पक्ष क्या होता है, खरीदने वाला होता है, और एक पक्ष क्या होता है, बेचने वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार कितने प्रकार का होता है। व्यापार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है राष्ट्रीय व्यापार। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप समझ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है देश की सीमाओं के पार होगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान होता है, निश्चित नियमों के साथ में, निश्चित करों के साथ में, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यहां पर देश की सीमा होगी, एक देश ये रहा, इनकी सीमाओं के आर पार व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। जब किसी देश में सीमाओं के भीतर राज्यों के मध्य, अब वही शब्द लिख दीजिए, निश्चित वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। देखो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहां पर परिभाषा कैसे बन जाती है, आपको रटना नहीं है, आपको ये देखना। मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं कि भारत की सीमाओं के अंदर होगा, तो मैंने लिखा जब किसी देश की सीमाओं के अंदर। भारत के राज्यों के मध्य होगा तो मैंने लिख दिया राज्यों के मध्य। और किसी वस्तुओं की सेवाओं का व्यापार होता है, सेवा व्यापार किसका होगा, सेवाओं का होगा या वस्तुओं का होगा। अंतरराष्ट्रीय में वैसे किया, जब किसी देश की राष्ट्रीय सीमा, जैसे भारत की राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार और किसी दूसरे देश से व्यापार होता है, तो उस परिभाषा को रटना नहीं है, आप जो फैक्ट बना रहे हैं उससे बनाना है। व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, यहां पर वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय इसका स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार का स्वरूप मुद्रा विनिमय कब हुआ। मुद्रा हुआ कागजी व धातु मुद्रा के निर्माण के पश्चात। धातु मुद्रा व कागजी मुद्रा जब बनती है उसके बाद में वस्तु का विनिमय की जगह मुद्रा विनिमय शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम मार्ग कहां से जाता है। रेशम मार्ग जाता है चीन से रोम वाया भारत और ईरान होते हुए मध्य एशिया के मध्य, है ना, यहां तक जाता है। क्या क्या चीजें व्यापार होता था, ऊन का होता था और रेशम का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग किस कारण बंद हो गया। ये बंद इसलिए हो गया कि मध्य एशिया में रोमन साम्राज्य का विखंडन होने के बाद, रोमन साम्राज्य का विखंडन होने के बाद जब उस पर क्या होता है, मुस्लिम शासकों का अधिकार होता है, तब क्या हुआ, ये मार्ग बंद हो गया। मतलब वहां पर जब मध्य एशिया में जब रोमन साम्राज्य का विखंडन होता है और मुस्लिम आक्रांता आते हैं, मुस्लिम शासक आते हैं, तब ये होता है। यूएसए में दास व्यापार कब प्रतिबंध किया गया था, 1808 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व ये इसलिए है कि जब वस्तु या फिर सेवा का विशिष्टीकरण होता है, क्या होता है, विशिष्टीकरण होता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। विशिष्टीकरण का मतलब क्या है, यहां पे विशिष्टीकरण का मतलब है कि वो वस्तु क्या होगी, वो अच्छी गुणवत्ता की होगी और उसकी कीमत भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने सिद्धांत है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है, तुलनात्मक लाभ, और दूसरा है पूरकता व
हस्तांतरियता। तुलनात्मक लाभ का मतलब है कि दोनों पक्षों को समान लाभ होना चाहिए, और पूरकता हस्तांतरित का मतलब है कि वस्तुओं का, सेवाओं का, मुद्राओं का जो भाव है वो दोनों तरफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक देश ही व्यापार करता रहे और इधर ही वस्तु जाती रहे, इधर भी वस्तुओं का क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए दोनों तरफ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है, पहला तो है कि संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए। संसाधनों में भिन्नता होगी तभी व्यापार होगा, नहीं तो व्यापार नहीं होगा। दूसरा है जनसंख्या का आकार। क्या होगा बेटा? जनसंख्या का आकार। अगर जनसंख्या का आकार ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा, तो वहां पर व्यापार स्वतः ही हो जाएगा, है ना। जैसे भारत, वहां पर आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है, इस तरीके से। तीसरा है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा। चौथा है, तो अगला क्या है? आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की प्रावस्था। क्या अवस्था होगी? अगर विकसित अवस्था होगी तो वहां व्यापार ज्यादा होगा। और पांचवा है परिवहन। परिवहन के ज्यादा साधन जितने ज्यादा सुदृढ़ होंगे, क्योंकि पता है प्राचीन काल में परिवहन के साधन कमजोर थे, तो स्थानीय व्यापार होता था, उतना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बनेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने पक्ष हैं? 4 पक्ष हैं। पहला तो क्या है? व्यापार का क्या होता है? परिमाण। फिर दूसरा है व्यापार का संयोजन। व्यापार का संयोजन। तीसरा होता है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा। और चौथा होता है व्यापार का संतुलन। व्यापार का संतुलन। ये सब इसके परिमाण है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है। पहला होता है द्विपार्श्विक। पहला होता है द्विपार्श्विक और दूसरा होता है बहुपार्श्विक। क्या होता है? बहुपार्श्विक। मैं क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं जिससे आपको पूरा रिपीट हो जाए बेटा। आप प्लीज वीडियो देखिए, उसके बाद में कीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है, इसको मैं बता देता हूं। जब दो देश, परिभाषा आप लिख लेना, जब दो देश निश्चित वस्तुओं का, माफ कीजिएगा, जब दो देश निश्चित वस्तुओं का या फिर सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, स्वेच्छा से आदान प्रदान करते हैं दो देशों के मध्य, तो उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जबकि बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है? जब एक देश कई देशों के साथ में वही निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों व करों के साथ आदान प्रदान करता है, तो उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। तो रटना नहीं है, आपको यह करना कि जब कोई देश कई देशों के साथ में निश्चित वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करता है, खरीदता भी है, बेचता भी है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और यहां पर एक राष्ट्र को MFN घोषित करता है, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र घोषित करता है। मुक्त व्यापार व व्यापार उदारीकरण किसे कहते हैं? इसमें लिख सकते हैं आप कि व्यापार की इस अवस्था में, मुक्त व्यापार कर दिया, अवस्था में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। और पूरा विश्व एक बाजार बन जाता है। पूरा विश्व एक बाजार बन जाता है, बाजार बन जाता है, ठीक है। उसको ही हम मुक्त व्यापार कहते हैं। अब इसमें हानि क्या हो रही है? मुक्त व्यापार से हानि क्या हो रही है? हानि ये हो रही है कि जो विकसित देश हैं वो मजबूत बनते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, वो क्या होती है? उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, ठीक है, कमजोर हो जाती है। दूसरा होता है कि इसमें जो व्यापार की दिशा होती है वो क्या होती है? विकसित देश ही बेचते रहते हैं और विकासशील देश उससे खरीदते हैं, विकासशील देश उसको खरीदते रहते हैं। यानी पक्ष का एक पक्षीय व्यापार होता है। यानी इसमें व्यापार की दिशा होती है में एक पक्षीय होती है। तीसरा और अंतिम, इसमें जो डंप की गई वस्तु है, उससे घरेलू जो उत्पादक होते हैं किसी भी देश के, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
आप यूं समझिए, चीन भारत के अंदर डंप की वस्तु डाल देता है जो बिल्कुल सस्ती होती है, उसकी कीमत कम होती है, तो फिर हम उस चीज को खरीदेंगे। तो जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं, जो घरेलू हमारे जो निर्माण करने वाले हैं, वो उनके उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे। देखिए, डंप करना किसे कहते हैं, हम ये पढ़ते हैं डंप करना किसे कहते हैं, तो लागत की दृष्टि से नहीं, बल्कि विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तुएं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अलग अलग कीमत की वस्तुएं दूसरे देश में बेचना, दूसरे देशों में बेचना क्या कहलाता है, डंप करना कहलाता है। डंप करना, और डंप करने से नुकसान किसको होता है, घरेलू जो उत्पादक होते हैं, उद्योग होते हैं, उनको इसका नुकसान होता है। गैट की फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य व्यापार प्रशुल्क समझौता। क्या बोलेंगे, समझौता बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैट से आप क्या समझते हैं, गैट से मतलब क्या होता है, ये कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक करों को सरलीकरण करने के लिए 1948 के अंदर, 1948 में, है ना, व्यापार नियमों को, व्यापार जो नियम है उनको सरल करने के लिए, या व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए, व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए सदस्य राष्ट्रों के द्वारा एक समझौता किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, गैट कहते हैं, 1948 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो विकासशील राष्ट्र हैं या कमजोर राष्ट्र हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। WTO का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में है भैया, और जिनेवा कहां पर है, हमारे स्विट्जरलैंड में है। WTO की स्थापना कब हुई, 1995 के अंदर होती है, 1 जनवरी 1995 में। WTO का निर्माण कैसे हुआ, इसका मतलब यह है, इसमें लिख देंगे आप, निष्पक्ष व मुक्त व्यापार करने के लिए, मुक्त व्यापार करने के लिए सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर एक समझौता किया, और उसमें गैट को GATT गैट को WTO में परिवर्तित कर दिया गया। कैसे लिखेंगे, देखिए, निष्पक्ष व मुक्त व्यापार करने के लिए, व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए सदस्य राष्ट्रों ने एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने गैट को WTO में परिवर्तित कर दिया गया। WTO के 4 कार्य बताओ। पहला तो क्या है कि सदस्य राष्ट्रों के लिए, ये बता चुका हूं मैं आपको, क्या बनाना, व्यापारिक नियम बनाना, व्यापारिक नियम बनाना। दूसरा, इनको एक मंच प्रदान करना, किनको, सदस्य राष्ट्रों को। तीसरा, कोई मान लीजिए आपके उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, या कोई समस्या हो जाती है, उसको दूर करना, यानी विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। एक चौथा हो जाएगा कि विश्व के जो संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग करना, उनका अनुकूलतम उपयोग करना। एक ये हो सकता है कि विश्व की आर्थिक नीति के लिए, ये बताया था मैंने आपको, वर्ल्ड बैंक तथा मुद्रा कोष की सहायता करना। और एक था वैश्विक बौद्धिक क्षमता और बैंकिंग के लिए व्यापार के नियम बनाना। पतन व बंदरगाह में क्या अंतर है, पतन क्या होते हैं, आप देखिए, पतन क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं भैया, जबकि बंदरगाह क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं जी। चलिए, ये कृत्रिम होते हैं तो ये क्या होते हैं, कम गहरे होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, अधिक गहरे होते हैं, अधिक गहरे होते हैं। अच्छा जी, और क्या है सर, यहां पर जहाज होते हैं वो कम समय के लिए रुकते हैं, जबकि यहां पर जहाज लंबे समय के लिए रुकते हैं, लंबे समय के लिए रुकते हैं। पोताश्रय किसे कहते हैं, पोताश्रय नाम से स्पष्ट है, पोत और प्लस आश्रय, यानी ये प्राकृतिक कटे फटे वे समुद्री तट होते हैं, या वे समुद्री भाग होते हैं जहां पर जहाज समुद्री तूफान से रक्षा के लिए आश्रय लेता है, समुद्री तूफान से आश्रय के लिए, रक्षा के लिए आश्रय लेता है, और ईंधन भराने के लिए भी यहां पर रुकता है, लंबे समय के लिए रुकते नहीं है। यानी प्राकृतिक कटे फटे वे समुद्री मतलब समुद्री तट
जो समुद्री तूफान से रक्षा के लिए आश्रय लेते हैं और ईंधन के लिए वहां पर रुकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? कोई भी पतन जितने क्षेत्र को सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम नक्शे के हिसाब से कर रहे हैं, भारत का नक्शा है और यहां पर अपन कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो ये नेपाल तक को सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो नेपाल तक उसका पृष्ठ प्रदेश हो गया। एक बार क्वेश्चन आया था 2018 में कि अगर आप राजस्थान के व्यवसायी हैं तो निम्न में से किस पतन का चयन करेंगे? तो कांडला का करेंगे, क्योंकि कांडला कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग किसे कहते हैं? पतन को कहते हैं, या फिर हम बंदरगाह को कहते हैं। हम किसे कहते हैं? बंदरगाह को कहते हैं। किए गए व्यापार के आधार पर पतन कितने प्रकार के होते हैं? 3 पतन होते हैं भैया। पहला तो होता है आपका औद्योगिक पतन, दूसरा होता है आपका व्यापारिक पतन, और तीसरा होता है आपका विस्तृत पतन। कौन सा होता है? विस्तृत पतन। औद्योगिक पतन क्या होता है? ये नौ भार का वहन करते हैं, अनाज है, चीनी है। व्यापारिक पतन क्या करते हैं? विनिर्मित वस्तुएं व यात्रियों का वहन करते हैं। जबकि विस्तृत पतन, ये संसार के सभी बड़े पतन इस रूप में पाए जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया, संसार के अधिकांश पतन किस रूप में पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा विस्तृत पतन के रूप में पाए जाते हैं। विस्तृत पतन के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, लिखने के कारण टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चंस को आप जो बोल रहा हूं उसको भी सुनिए। अवस्थित पतन कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है अंतर्देशीय और दूसरा होता है बाह्य पतन। अब देखिए अंतर्देशीय पतन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, इसको यूं समझिए आप चित्र के माध्यम से कि जैसे मान लीजिए भारत का है, तो अंतर्देशीय पतन क्या होते हैं? जो समुद्री रेखा से अंदर की ओर अवस्थित होते हैं और मुख्य समुद्र से किसी नहर के द्वारा या नदी के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी वे पतन जो समुद्र से अंदर की ओर होते हैं तथा समुद्र से नहर द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें आप कोलकाता का उदाहरण ले सकते हो, और कोलकाता हुगली नदी के द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। बाह्य पतन किसे कहते हैं? ये गहरे समुद्र में होते हैं ये पतन। और दूसरा क्या करते हैं? बड़े जहाज जो आते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र में है तो यहां पर पतन है लेकिन ये बाहर होते हैं, तो बड़े जहाज यहां पर सामान उतारते हैं अपना, और फिर ये क्योंकि बड़े जहाज वहां पहुंच नहीं पाते हैं, और फिर ये पैतृक पतन को सामान सौंप देते हैं। यानी बाह्य पतन ये गहरे समुद्र में समुद्र तट से बाहर की ओर होते हैं, बड़े जहाज यहां पर सामान उतारते हैं, ये पैतृक पतन को अपना सामान सौंप देते हैं। जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं एथेंस का पिरेइस पतन इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग पतन किसे कहते हैं? लंबी समुद्री दूरी पर ये विश्राम केंद्र के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? विश्राम केंद्र के रूप में होते हैं। और यहां पर जहाज क्या करता है? ईंधन भराता है, भोजन भी ले लेता है, और साथ में पानी भी लेता है पीने का। उदाहरण जैसे होनोलुलु, और आपका इसमें आ जाएगा सिंगापुर। इसमें आ जाएगा क्या? आ जाएगा सिंगापुर। तेल पतन किसे कहते हैं? इनको तेल पतन भी कहते हैं, इनको टैंकर पतन भी कहते हैं। और ये काम क्या करते हैं? ये तेल का भंडारण, उनका शोधन और परिवहन करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है वेनेजुएला में है, जिसको हम कहते हैं माराकाइबो, ये आपको मैंने करा रखा है भैया। दूसरा आपका ट्यूनीशिया में बेटा, और ट्यूनीशिया में क्या है? एस्खीरा। तीसरा है लेबनोन में कौन सा है? त्रिपोली। और चौथा है आपका ईरान में है अबादान। ईरान में कौन सा है? अबादान। ये 4 पतन हो गए तेल पतन, ये आ जाता है एग्जाम में। आंतरिक पतन किसे कहते हैं? ये एकत्रण केंद्र होते हैं, और यहां पर जो निर्यात की गई वस्तुएं होती है वो लाई जाती है, वापस बोल रहा हूं, ये एकत्रण केंद्र होते हैं, यहां निर्यात की गई वस्तुएं लाई जाती है। उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एशिया में कौन सा है? सिंगापुर ऐसा हो सकता है।
आपके यूरोप में कौन हो सकता है? यूरोप में आपके रोटरडम हो सकता है, रोटरडम हो सकता है। बाल्टिक क्षेत्र में कौन सा हो सकता है? जो नॉर्वे, फिनलैंड और आपका फिनलैंड है, वहां पर कोपेनहेगन हो सकता है, कोपेनहेगन हो सकता है। नौसेना पतन किसे कहते हैं? ये सामरिक पतन होते हैं, सामरिक पतन होते हैं। यहां पर जहाज जो होते हैं उनकी मरम्मत होती है और रख रखाव होता है। यहां पर जो रख रखाव होता है और यहां पर क्या होती है, जो नौसेना होती है अपनी अपनी प्रैक्टिस करती है। और उदाहरण क्या है? उदाहरण है कोच्चि और कारवाड़। अच्छा, नीचे भी दे रखा है नौसेना पतन के उदाहरण, तो क्या हो जाएगा? कोच्चि और कारवाड़। कोच्चि कहां पर है? केरल में है। और कारवाड़ कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है, कारवाड़। नेक्स्ट कौन सा है? पैकेट स्टेशन क्या होते हैं? ये छोटी समुद्री दूरी को तय करने में जलीय राशि के आर पार होते हैं, जलीय राशि के आर पार होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? फेरी स्टेशन भी कहते हैं। मैंने बताया था, जैसे इंग्लिश चैनल है, इधर मान लीजिए फ्रांस है तो फ्रांस का, और इधर इंग्लैंड है, तो आप जैसे मान लीजिए फ्रांस है तो फ्रांस में आपके पास में एक तो हो जाएगा डोवर पतन और एक हो जाएगा आपका कैलाइस पतन। क्या हो जाएगा? कैलाइस पतन। ठीक है। निम्न में से कौन सा नौसेना पतन है? सिंगापुर नहीं है, कलकत्ता नहीं है, कोच्चि है। ठीक है। निम्न में से कौन सा तेल पतन नहीं है? माराकाइबो बताया था, एस्खीरा बताया था, अबादान था, या आपके सिंगापुर नहीं है। तो ये बेटा हमारे पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब कल से हम नई बुक स्टार्ट करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे उसको भी 7 दिन में खत्म कर दें, और फिर मैथ की क्लास लेकर आऊंगा मैं आपके सामने। तो आप यूं ही पढ़ते रहिए और यूं ही आप विश्वास के साथ में आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूं आपको सुबह एक अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ में। थैंक्स बेटा।